नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत के घर ईडी का छापा पड़ा है। शालीमार वन अपार्टमेंट में ईडी का छापा पड़ा है। डायमंड कंपनी की 500 करोड़ की हेराफेरी में शामिल थे। ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवास पर की है छापेमारी। सचिन सावंत मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे। सावंत इस समय एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ है। तो बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर पर छापा पड़ा है ईडी का, और डायमंड कंपनी में ये डायरेक्टर थे, और ऐसे में ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवास पर छापेमारी की है। बता दें, सचिन सावंत मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे, और ऐसे में छापेमारी ईडी की लगातार जारी है। सावंत इस समय एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ है, और जिनके घर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत के घर ईडी का छापा पड़ा है। बता दें, शालीमार वन अपार्टमेंट में ईडी का छापा पड़ा है। ईडी ने छापेमारी की है। शालीमार वन अपार्टमेंट में डायमंड कंपनी की 500 करोड़ की हेराफेरी में शामिल थे, और ऐसे में ईडी ने छापेमारी की है। पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवास पर यह छापेमारी की है। तो लखनऊ और मुंबई के आवास पर छापेमारी हुई है। सचिन सावंत मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। और मछुआ आरक्षण के लिए आज से महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। अपने समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए संजय निषाद ये अभियान करने जा रहे हैं। मछुआर आरक्षण समेत 17 उपजातियों के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं संजय निषाद। विधानसभावार लोगों से आरक्षण कर मांगेंगे उनकी राय, और गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में अभियान चलाने जा रहे हैं। अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर मांगेंगे सहयोग। तो बता दें, आज से मछुआ समाज के लिए अभियान चलाने जा रहे हैं संजय निषाद। विधानसभावार लोगों से आरक्षण पर उनकी राय मांगेंगे, और ये पूरे अभियान के बाद जो है बीजेपी को रिपोर्ट सौंपेंगे और सहयोग मांगेंगे। तो लखनऊ, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर मांगेंगे संजय निषाद सहयोग। और बता दें, यह अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मछुआ आरक्षण के लिए आज से महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। संजय निषाद इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अपने समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए संजय निषाद अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मछुआर आरक्षण समेत 17 उपजातियों के लिए संघर्ष करते हुए अब मैदान में उतरेंगे संजय निषाद आज से, और विधानसभावार लोगों से आरक्षण कर उनकी राय मांगेंगे। और बता दें कि कई जिलों में ये होने जा रहा है पूरा अभियान। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल, इनमें से कई जिले हैं जिनका नाम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सपा के पूर्व एमएलए आरिफ अनवर हाशमी पर कार्रवाई हुई है। पूर्व विधायक का 1.20 करोड़ कीमत का प्लॉट जब्त किया गया है। बलरामपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया है। ये प्लॉट वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 16 में प्लॉट जब्त किया गया है। उतरौला से पूर्व विधायक है आरिफ अनवर हाशिम, और पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशिम पर 29 केस दर्ज है। तो बलरामपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा की कीमत वाली प्लॉट को जब्त किया है। उतरौला से पूर्व विधायक है आरिफ अनवर हाशमी, जिनके प्लॉट जो है वो जब्त किए गए हैं। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर 29 केस दर्ज है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व विधायक के प्लॉट जो है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किए गए हैं। तो पूर्व विधायक है, और ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के तहत जो केस दर्ज किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मुजफ्फरनगर दौरा आज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मुजफ्फरनगर दौरा आज है, और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का भी दौरा आज है। बता दें, चरथावल थाना भवन मार्ग का करेंगे शिलान्यास, और मार्ग का सेंट्रल रोड निधि से होगा चौड़ीकरण। केंद्रीय मंत्री संजीव मंत्री कपिल भी होंगे इसमें शामिल। 213 करोड़ की योजनाओं का होगा इसमें शिलान्यास, और जनपद की 28 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बता दें,
चरथावल के रामलीला मैदान में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 213 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। इसी के साथ अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जनपद की 28 योजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने के लिए जा रही है। कैबिनेट में गन्ना किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि का हो सकता है ऐलान। तो बैठक होने के लिए जा रही है। पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और इसमें किसानों को खुशखबरी दी जा सकती है। इस बैठक में कैबिनेट में गन्ना किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बैठक होने जा रही है। गन्ना किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि का हो सकता है ऐलान। तो समर्थन मूल्य में वृद्धि का ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है आज और पीएम आवास पर यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है और इसमें किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। इस बैठक में बता दें कि कैबिनेट में गन्ना किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। तो किसानों के लिए बड़ी खबर निकल के आ सकती है। इस बैठक के बाद बता दें गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि का हो सकता है इस बैठक के बाद ऐलान। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैबिनेट बैठक होने जा रही है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक होने के लिए जा रही है और बैठक में किसानों के लिए बड़ी ऐसी खुशखबरी है जो कि निकल के सामने आ सकती है। किसानों के लिए इस बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जिसपे मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में गन्ना किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। और आदिपुरुष फिल्म को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई आज होने जा रही है। कल भी लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में हुई थी सुनवाई। कोर्ट में तमाम मुद्दों को लेकर जताई थी नाराजगी। केंद्र के वकील को कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा गया था। बता दें कि आज हाई कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। कल भी हाई कोर्ट में लखनऊ हाई कोर्ट के बेंच में सुनवाई हुई थी। बता दें कि इस दौरान कोर्ट में तमाम मुद्दों को लेकर जताई थी नाराजगी। तो कोर्ट ने तमाम मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और केंद्र के वकील को कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा गया है और आज हाई कोर्ट में जवाब पेश करेंगे वकील। बता दें कि आदिपुरुष फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से विवादों में घिरी हुई है। कई याचिका भी दायर की गई थी और ऐसे में आदिपुरुष फिल्म को लेकर आज कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई होने के लिए जा रही है। लखनऊ पीठ में ये सुनवाई होगी। इसमें उनकी तरफ से वकील को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। कल भी लखनऊ हाई कोर्ट में बेंच में सुनवाई हुई थी। तो आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट ने तमाम मुद्दों को लेकर जताई थी नाराजगी और आपको बता दें कि वकील को जवाब देने के लिए कहा गया है। तो केंद्र के वकील को कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा गया है। मुरादाबाद में ईद पर कुर्बानी के लिए ट्रक से उतारे जा रहे भैंसों ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ट्रक से उतरने के दौरान भीड़ को देखकर जमकर उत्पात मचाया। कई लोगों को पटका। भैंसों को काबू करने के प्रयास में कई लोग चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं बेकाबू भैंसों की भीड़ ने निकलकर कई लोगों को कुचलकर भागते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कानपुर जिले के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक दबंग ने एक युवती को अगवा करने और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दबंग ने युवती को हर्ष दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसे करने की भी बात कही। बता दें कि मंगलवार को युवती काम से लौट रही थी। इस दौरान दबंग ने बीच सड़क पर खींचकर युवती का फोन तोड़ दिया और उसे अगवा करने का प्रयास किया। मौके पर लोगों को इकट्ठा होते देख दबंग वहां से फरार हो गया। युवती ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर
कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो अगवा करने की भी कोशिश की गई है युवती को। बता दें, इसी के साथ युवती को धमकी भी दी गई है कि दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसा हश्र युवती का होगा। और जैसी अगवा करने की कोशिश की, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और ऐसे में युवक जो है डरकर फरार हो गया। वहां से पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। रायबरेली के लालगंज थाना इलाके में डंपर की चपेट में आकर दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल दोनों भाई किसी काम से बाहर गए थे और काम निपटा कर आने के दौरान तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो सगे भाइयों की मौत हो गई है डंपर से टक्कर लगने की वजह से। बता दें कि किसी काम से दो सगे भाई बाहर जा रहे थे और ऐसे में डंपर से टक्कर लगने से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है और परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं फर्रुखाबाद एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके बाद एसडीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि एसडीएम ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम और सीएचसी के टॉयलेट देखे, जहां गंदगी मिलने पर उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर विपिन सिंह को बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि सीएचसी से बाहर से दवाइयां लिखी जाती है, जिस पर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों से बातचीत की और कहा कि अब किसी भी हाल में बाहर से दवाइयां नहीं मंगवाए। सरकार की ओर से प्रत्येक दवाइयां सीएचसी को उपलब्ध कराई जाती है और इसलिए हर दवा सीएचसी में ही मरीजों को उपलब्ध मिले। छत्तीसगढ़ में 18 से 21 जुलाई के बीच विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश में सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारी कर रखी है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो वहीं सूबे के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव में 3 महीने बचे हैं और विपक्ष को अब अविश्वास प्रस्ताव की याद आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 18 से 21 जुलाई के बीच विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदन के निवास पर हुई। बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बीजेपी विधायकों की इस बैठक में संगठन के नेताओं का अहम रोल रहा। इस बैठक में बीजेपी के 12 विधायक शामिल थे। बैठक में तय हुआ कि विधानसभा में राज्य सरकार को गिराया जाए और भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया को दी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ की जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया, जनता की मूलभूत समस्याओं को सुना गया। सदन में रखेंगे कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, राज्य में प्रदेश को लूटा है, रेट घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, राशन घोटाला और सभी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके कोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं कि इस भूपेश सरकार का जो असली चेहरा है वो करप्शन से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से लीपा और पोता गया है। और ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पूरे देश में
भ्रष्टाचार की शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करने वाली सरकार। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव महज 3 महीने बचे हैं। इन लोगों को अविश्वास प्रस्ताव याद आई। हमारे लोग तैयारी करेंगे और विश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। 13 विधायक बचे हैं। 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के मुंहतोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। अब बीजेपी सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिससे सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाएं। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस अविश्वास प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार क्या कुछ जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। उत्तराखंड राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो राज्य सरकार के जरिए किसी मुसीबत को कम नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिसमें आपदाएं राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी रही है। ऐसे में अब धामी सरकार ने भी आपदाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट देखिए। देश के लगभग 80% भाग तक मानसून पहुंच गया है। उत्तराखंड में भी मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के लिए आसमानी बारिश हमेशा ही आफत की बारिश बनी हुई नजर आई है, जिसमें अगले 4 से 5 दिन के लिए मौसम विभाग राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। राज्य में पिछले 48 घंटों में हुई बारिश से जहां 43 सड़कें बंद हो चुकी, हवाई सेवाएं बाधित हो चुकी और जल भराव के चलते कई शहरों में जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून सीजन में इस समय प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया है। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आम जनता की मदद करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार से भी पार्टी लगातार संबंध में बनाए हुए है, ताकि मॉनसून सीजन में किसी भी आपदा से निपटने में सरकार की मदद की जा सके। क्योंकि आपदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सरकारी तंत्र को अलर्ट किया है और हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है, किसी प्रकार की मदद के लिए जहाँ भी आवश्यकता रहती है वो चट्टान के साथ खड़े रहेंगे। और यात्रा सीजन है, यात्रियों की सेवा अतिथि देवो भव, ये हमारा सिद्धांत है, वैचारिक पक्ष भी है। उस दिशा में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि अपने क्षेत्र में इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मॉनसून सीजन की दस्तक के साथ ही विपक्षी पार्टी के सत्ताधारी दल पर जुबानी हमले भी तेज हो गए। कांग्रेस नेता की माने तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि सरकार के सभी दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। देखिए, मानसून सर पर है और प्रदेश में आपदा की शुरुआत भी हो चुकी है। कल पहली ही बारिश में आपने देखा कि 4 धाम रूट की 46 सड़कें लगभग अवरुद्ध थी और यात्रियों को जगह जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी अगर देहरादून की बात करें तो शहर की गलियों से लोगों का निकलना दोभर हो गया। जल भराव की भयावह स्थिति थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी देहरादून शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ही भले ही स्मार्ट बन गए हों, पूरे प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जगह जगह अगर पहली बारिश में ही सड़कें अवरुद्ध होंगी बड़ी भारी मात्रा में, तो आने वाले समय का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो विकास की बात सरकार प्रदेश में कर रही है, वो विकास
प्रदेश में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सरकार केवल जुमलेबाजी और बयानबाजी से जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि जिसमें आपदाएं राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी रही हैं। ऐसे में अब धामी सरकार ने भी आपदाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। उम्मीद है कि इस बार हालात बेकाबू न हों। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूपी में योगी सरकार का ऑपरेशन क्वीन जारी है, जिसमें 30 दिन के अंदर कुख्यात अपराधियों माफियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। कौशाम्बी में प्रयागराज का कुख्यात बदमाश को यूपी एसटीएफ ने गुफरान का एनकाउंटर कर मार गिराया। गुफरान पर पहले से ही हत्या लूट के 13 मामले दर्ज थे। पुलिस ने गुफरान पर 1,25,000 का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन यूपी पुलिस के हाथों में इनामी शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज अभी तक नहीं लग पाए हैं। यूपी पुलिस माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। यूपी में पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है, जो माफियाओं और अपराधियों पर सीधे वार करता है। प्रतापगढ़ का द मोस्ट वांटेड माफिया गुरफान को कौशाम्बी में हुए एनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया। गुरफान पर पहले से 13 हत्या और डकैती के केस दर्ज थे। पुलिस ने गुरफान पर 1,25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार की सुबह 1.25 लाख के इनामी गुरफान को एसटीएफ की टीम ने घेरा। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। एसटीएफ ने उसे मार गिराया। योगी सरकार की ओर से अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कौशाम्बी के एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने एनकाउंटर की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि जांच अभियान के दौरान अपराधी मोहम्मद गुफरान की पहचान हुई। कौशाम्बी के मंजनपुर इलाके में समदा सुगर मिल के पास यूपी एसटीएफ ने गुफरान को घेरा। फायरिंग शुरू हो गई। एनकाउंटर में 1.25 लाख का इनामी गुरफान मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले आया गया, जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत है और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी है। गुफरान है, प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। कितना इनाम? इस पर 1,25,000 रुपए का रिवार्ड था। 1 लाख रुपए प्रयागराज जोन से और 25,000 रुपए सुल्तानपुर जिले से। इससे एक 32 बोर का पिस्टल स्टार का, एक 9mm कार्बाइन और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यूपी पुलिस ने जो लोग गंभीर काम करते हैं उनको लेकर एक टीम बनाई है, जिसे 30 दिन में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि जिस शाइस्ता पर इनाम है वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। लुकआउट नोटिस भी जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है। गुड्डू बमबाज को क्या योगी की टीम पकड़ पाएगी या नहीं, यह एक सवाल बनकर जनता के सामने बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।